हेलो फ्रेंड्स। नाउ अब आपका जितने तरह के डिजीज को मैंने पढ़ाया था, डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथिस, तो प्रीवियस लेक्चर में टी नियसिस नाम का बीमारी को मैंने कवर किया था, उसको अच्छे से बताया। ऐसा कुछ भी नहीं कि उसमें छोड़ा हो, एनसीईआरटी से तो कई गुना ज्यादा ही मैंने उसमें शूट किया है। आई मीन टू से दैट कि मैंने बताया आपको। अब समय आ गया है कि अब एक नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिजीज जाने, जो डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स के कारण होता है। तो देखिए नेक्स्ट है एस्कैरियोसिस। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में एस्कैरिस बोल देता हूं, लेकिन मन में आप लोग बोलिएगा इसको एस्कैरियोसिस। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो हो जाएगा वो एस्कैरसिस हो जाएगा, जो हम लोग बोलते हैं, और आप भी बोलिएगा एस्कैरसिस। लेकिन बोलना कैसे है? एस्कैरियोसिस। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ बार बार हर एक लेक्चर में? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि सर आप तो बोल रहे हैं एस्कैरिस, ठीक है, बट ये स्पेलिंग ही भूल जाते हैं, स्पेलिंग को कैसे याद रखें? तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है बोले करके स्पेलिंग से कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो मैंने उससे कहा कि आप मन में बोलिए एस्कैरियोसिस। क्यों? ताकि स्पेलिंग जो है वो याद रहे। अच्छा, एस्कैरियोसिस यानी कि RIASIS, स्पेलिंग तो याद रहेगा जी, लेकिन बोलिए कैसे? एस्कैरिस नाम का बीमारी हो गया। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो अब सबसे पहली बात यह है कि एस्कैरिस में आपको बताने क्या जा रहा हूं, तो कॉज पढ़ा रहा हूं। ये एस्कैरिस हो गया बीमारी तो क्यों हो गया, इसका पीछे का क्या कारण रहा? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। लिखा हूं कि इट इज कॉज्ड बाय कॉमन राउंड वॉर्म। यह बीमारी है जो एक राउंड वॉर्म के चलते होता है। नेम्ड, जिसका नाम क्या है भाई? तो लिखा हूं कि एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाड्स व्हिच इज ए पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अब कह देना एस्कैरिस नाम का बीमारी हुआ किस कारण? तो कहना राउंड वॉर्म के चलते हुआ। और राउंड वॉर्म में भी किसके चलते हुआ? तो यहां पे लिख दिया हूं एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाड्स, जो कि क्या है? तो एक प्रकार का पैरासाइट है जो कहां रहता है, प्रेजेंट कहां रहता है? तो लिखा हूं प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। मैन के इंटेस्टाइन में ही वो ऑलरेडी मौजूद होता है। सर आपके शरीर में है क्या इंटेस्टाइन में? अभी खड़ा है तो हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। हो सकता क्या है ही, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारे बॉडी में ही है और हम ही से हर एक चीज न्यूट्रिशन ले रहा है और हम ही के ऊपर हावी हो गया है ना जी। मतलब खाएंगे भी, पिएंगे भी, रहेंगे भी और ऊपर से सीना जोड़िए, ये नहीं हो। तो देखिए ऐसा होता क्या है वो आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना जानिए। देखिए यहाँ से 2-3 तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन गया इस पार्टिकुलर पॉइंट से। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि कैसे, तो देखिए पहला पूछ सकता है कि कैसा होगा? तो ये टेप वॉर्म भी होता है, लीक वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सर। तो राउंड वॉर्म के चलते ये हमारा एस्कैरिस नाम का बीमारी होता है। क्लियर होता है? और वो भी राउंड वॉर्म में पूछा कि क्या नाम है, तो कह दीजिएगा एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाड्स। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं ना, कंफ्यूजन क्लियर रखना है। जो कि क्या है भाई, पूछ देगा कि एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाड आपने कहा ना, तो वो क्या है? तो वो एक प्रकार का पैरासाइट है। या फिर ये पूछ देगा कि कौन सा पैरासाइट के चलते एस्कैरियोसिस नाम का डिजीज हुआ, वो बताइए। तो आप उससे कह दीजिएगा एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाड्स। देखिए मैंने यहां से जितने तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता था मैंने आपको बताया है, और पूछा कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो इंटेस्टाइन ऑफ मैन, आदमियों के इंटेस्टाइन में होता है जी। ठीक है। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि कैसे, फिर बीमारी कैसे हो गया? तो अब फिर रुकेंगे, बचेंगे कैसे सर, इसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि ये तो हमारे बॉडी के अंदर में ही है। तो डोंट वरी, आगे बताऊंगा। देखिए इंटेस्टाइन में या फिर हमारे पूरा बॉडी पार्ट्स में ही कहें तो हर एक तरह का चीजें मौजूद है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी कहना सो कहिए। बट यूजफुल भी हमारे बॉडी के लिए, लेकिन कभी कभी घातक भी हो जाता है। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पैरासाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 50 to 5000 मे बी प्रेजेंट इन ए सिंगल होस्ट। सिंगल होस्ट दैट मीन्स कि जो हमारा बॉडी है वो इस पूरे बॉडी में 50 से लेकर के 5000 और भी बहुत सारे हो जाते हैं। एक सिंगल होस्ट बॉडी, जैसे कि जस्ट लाइक ए सेल वगैरह, ये सब मैंने कहा। तो उस होस्ट में, पर्टिकुलर होस्ट में, होस्ट क्या हुआ? तो होस्ट जैसे कि मैं हूं,
तो मैं होस्ट कहलाऊंगा, लेकिन कोई वायरस आ गया मेरे बॉडी में तो वो मेरे लिए गेस्ट कहलाएगा। तो इस होस्ट में यानी कि इस बॉडी में रह सकता है कितने भाई, तो 50 से 5000, लेकिन शायद एक पार्टिकुलर सेल्स में भी तो रह सकता है। तो जिस सेल्स में बैक्टीरिया है वो सेल्स भी तो एक प्रकार का होस्ट के रूप में बिहेव करने लगा, समझे? अच्छी बात है। तो कितना हो सकता है उसका संख्या पैरासाइट्स का, तो 50 से 5000 तक हो सकता है। ये एक डाटा है, शायद पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है, ज्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं, बट इंटर के बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेगा। लेकिन मैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए इसको ख्याल रखिएगा। तो ठीक है, हर एक लड़का बोल सकते हो, ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा और आप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस चीज को। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देते हैं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो क्या ही कहना। क्यों? चलिए, अच्छी बात है। क्लियर है ना? हैव यू कंप्लीटेड? यस सर। नेक्स्ट वन, दैट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन। ये फैलेगा एस्कैरिस नाम का डिजीज, लेकिन कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं लिखा हूं कि एस्कैरिस हैज ए सिंपल लाइफ साइकिल, मैन बीइंग द ओनली होस्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है इसलिए कहीं प्रॉब्लम्स हो गया। इसका एक सिंपल लाइफ साइकिल है जो कि मैन के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ये पैरासाइट। ठीक है, ये पैरासाइट जिसका नाम मैंने बता दिया। अब प्रभु नाम का माला जपते रहें 10 और नाम लेकर के। यानी हाँ, तो ये चीजें क्लियर होती है। एक्स देखिए, अब ये फैल कैसे सकता है, तो यहां पे लिखा हूं कि एक्स पास आउट अलोंग विद द फिशेस एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। इस पॉइंट को मैंने रीड किया, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्लियर करता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि पैरासाइट जो है वो इंटेस्टाइन में मौजूद है। अब वो शायद इंटेस्टाइन जो है वो स्टोमक में गया, फिर डिओडेनम में गया, और फिर समहाउ जो भी हो प्रक्रिया चला, तो वो फिशेस के रूप में, लैटिन के रूप में, बेस्ट मटेरियल के रूप में, ह्यूमन एक्सक्रेटा के रूप में बाहर आ गया। अब वो सॉइल में गया ना, ह्यूमन बेस्ट जो है वो फिशेस मलमूत्र मज्जा, ये सब मूत्र में से नहीं, मज्जा, जस्ट लाइक ए फिशेस। तो अब ये सॉइल में मिक्स्ड हो गया। अब ये सॉइल में मिक्स्ड हो गया, अब वहां पे सब्जी का पेड़ लगा दिए, लौकी का पेड़, चाहे मूली है चाहे कुछ भी है। अब क्या हुआ कि जैसे ये सॉइल में मिक्स्ड हुआ और फिर जो भी वहां पे प्लांट्स थे, अब वो बैक्टीरिया चूंकि फिशेस में आ चुका है, वो पैरासाइट, इसीलिए वो मिक्स्ड हो गया सॉइल में। और सॉइल में जो भी मौजूद था खाने लायक चीजें, जैसे मूली हो गया, गाजर कहिए, चाहे जो भी कहिए, अब उसके टच में आ गया। अब ह्यूमन बींग्स क्या करता है कि कभी कभी मार्केट से लाया, उससे प्रॉपरली वॉश नहीं किया, या फिर वॉश में क्या हुआ फिर भी कुछ गुण चला गया और फिर उसे हम लोग खा लिए। ठीक है, अब खा लिया तो फूड को अंदर जाने के साथ साथ ये पैरासाइट भी तो चला गया ना। क्या जी? नहीं चला गया, क्योंकि फूड में मौजूद है तो इसीलिए चला जाएगा। और जब चला गया तो फिर कौन सा नाम का बीमारी करेगा? तो यही एस्कैरियोसिस नाम का डिजीज करता है। तो आपने, आई होप कि आपने समझा होगा कि बीमारी आखिरकार होता कैसे है, ये फैलता कैसे है। तो आपको करना क्या है? तो जो भी मार्केट से आप सब्जियां खरीदते हो, चाहे फल हो चाहे फ्रूट्स हो, कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब जो धोने लायक चीजें हैं उसे आप धोइए और फिर उसे ग्रहण कीजिए, यानी कि खाइए। ठीक है, ऐसे नहीं खा लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होगा। अब यहाँ पे लिखा हूं सिम्टम्स के बारे में कि क्या सिम्टम्स हो सकता है। तो बताया मैं कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होगा, स्टमक पेन, ये जाहिर सी बात है, ये स्टमक से रिलेटेड चीजें हैं भाई, तो स्टमक को तो इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, है ना? इसमें क्या नया है? लिखा हूं कॉलिक पेन्स। यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीज है, कॉलिक पेन्स। अब कॉलिक पेन्स क्या हुआ सर, इसके बारे में बताइए। हाँ बताऊंगा जी, ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। देखिए, कॉलिक पेन्स कहने का अर्थ हुआ कि एक स्टमक में थोड़ा थोड़ा पेन होता है, जिसे बॉडी जो है वो रेसिस्ट करता है। आदमी कहता नहीं है कि पेन्स हो रहा है, वो अलग बात है, थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। जैसे नहीं कहते कि पेन हो रहा है सुबह से ही, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं,
यानी कि कहते हो मीठा पेन हो रहा, लेकिन एक पेन होता है एक समय के बाद जब बेचैनी पेन उठता है स्टमक में, जिसे एकदम आदमी कराहने लगता है, तो दैट इज द कॉलिक पेन्स, उसे ही कॉलिक पेन्स कहते हैं। कराहने लायक दर्द हो तो दैट इज द कॉलिक पेन्स। आप समझ गए, चीजें समझ में आ रही है ना, कॉलिक पेन्स का अर्थ क्या हुआ, अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट लिखा हूं इंटरनल ब्लीडिंग एंड मस्कुलर पेन। अब कोई लड़का सोच रहा कि इंटरनल ब्लीडिंग इसमें कैसे हो गया सर, इंटरनल ब्लीडिंग का क्या चक्कर है। अब देखो, होता यह है कि जो पैरासाइट था इंटेस्टाइन में था, वो इंटेस्टाइन के एक पार्टिकुलर एरिया में था, अब वहां पे इंफेक्शन कर रहा है, वो सेल को इफेक्ट कर रहा है, अब वो सेल खराब हो जाएगा, शायद फट गया, ब्लास्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो फिर ब्लीडिंग तो होगा ही। तो यही सारी चीजें होती है जो फेस कर हो किया जा सकता है इससे, यानी कि हमें फेस करना पड़ेगा जो भी जिसको भी ये डिजीज हुआ है। मस्कुलर पेन, मसल्स में सोरनेस रहेगा, पेन रहेगा, ज्यादातर इधर ही रहता है, स्टमक वाले पार्ट्स में ही रहता है। नेक्स्ट लिखा हूं एंड एनीमिया। एनीमिया का अर्थ हुआ वीकनेस, कमजोरी, वो जो ज्यादातर फीमेल्स के बॉडी में पाया जाता है, जो स्कैरिश हो जाएगा तब, ठीक है ना। बॉयज में ये एनीमिया कम होता है क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी ताकतवर ही हैं। एनी हो, फीवर, बुखार लग सकता है। नौसिया एंड कफ, कफ यहाँ पे जमा हो जाएगा, बलगम जिसे बोलते हो। नौसिया का मतलब हुआ कि ऐसा महसूस होगा कि आपको उल्टी आ रहा है, जैसे नहीं कहते हो कि मन हुलिया रहा है, जी हुलिया रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आ रहा है लेकिन उल्टी हो नहीं रहा है, लेकिन मन लग रहा है, तो दैट इज द नौसिया का केस। इसका अर्थ ही हुआ कि वो नौसिया का स्टेज में चले गए हो, समझ गया ना। नर्वसनेस एंड कन्वल्सन्स, कन्वल्सन्स का मतलब अगर नहीं पता तो तुम लिख लो, लिख लो, इसका हिंदी होता है दौरा, मिर्गी दौरा, ये सब जो अपना दोस्त को चिढ़ाने के लिए कहीं बोल देता है फरका, ये सब, हाँ उसी का मत, कन्वल्सन्स का मतलब हुआ दौरा आ गया, मिर्गी, फरका, जो भी कह दो, आप इतनी सारी चीजों को अच्छे से जानते हैं। नर्वसनेस का अर्थ हुआ कि माइंड जो है वो पता नहीं कभी कभी अचानक से फ्लो में रह करके सिचुएशन से हट जाता है, जैसे जो डिसीजन लेना चाहिए था एक सटीक डिसीजन, वो सटीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि दिमाग तो सेंस हल्का सा लेस हो गया, उस समय का सेंस ही हट जाता है, कनेक्शन जस्ट लाइक कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा हो, जैसे यहाँ पे भी जल रहा, बट लाइटनिंग थोड़ा थोड़ा कुछ कट या फिर तो कैसे बढ़ता है, जलता है, ठीक उसी तरीके से दिमाग के साथ भी हो जाता है। तो कहता है कि कंफ्यूज्ड हो गए हैं, कंफ्यूजन बोल सकते हो यहाँ पे, नर्वसनेस यानी कि कंफ्यूजन हो गया। वैसे भी होता है लेकिन इस केस में अलग ही होता है। अरे सीधे बोल दो ना जी, मानसिक संतुलन थोड़ा सा लो हो गया, नॉर्मल स्टेज में नहीं है, दैट इज द नर्वसनेस, है ना। यानी हो, हाँ वैसे भी आदमी होता है नर्वस, लेकिन इस केस में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। डाइजेशन में भी अफेक्टेड, चूंकि ये स्टमक से रिलेटेड बात है तो ये भी कहने लायक चीजें है, पाचक तंत्र शायद खराब हो जाए, बिगड़ जाए, ठीक है ना, तो इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो कॉमन ही होगा। तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, समझा होगा, ठीक है ना। कहाँ चला गया जी, तो इसे ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, आप इसे रुकिए और इसे तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। इसे नोट करो इतने सारी चीजों को। देखो अब जो सिम्टम्स था उसके बारे में मैंने सिखाया आपको जी, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रोकथाम उसको क्या था वही मैंने सिखाया। अब जानिए कि इसका इलाज क्या है, क्यूर, तो क्या क्या इलाज है इसका। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नंबर ऑफ मेडिसिन लाइक 10 ग्राम डोज ऑफ पिप्राजिन फॉस्फेट विथ कैल्शियम सिनोसाइड्स आर वेरी इफेक्टिव। तो एक टैबलेट्स का नाम है जो कि एक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एस्कैरिस नाम का इस बीमारी से लड़ने के लिए, और ठीक हो सकता है। तो उसको मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये मेडिसिन शायद आपको पूछे जा सकता है कंपटीशन में कि ये जो मेडिसिन है वो बताओ किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो एस्कैरियोसिस और जो कहना सो कहिए, इसी चीज से बचने के लिए ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हो ना।
इसमें समझना क्या है, बहुत ईजी है ना जी। नेक्स्ट लिखा हूं प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव क्या हो सकता है, सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इफेक्ट मुझे ये डिजीज नहीं हो जाए उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल क्लीनलीनेस, इस पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट कोई भी आपको डिजीज होता है तो एक रामबाण इलाज के रूप में इसे याद रख लीजिएगा, ये हर एक चीज को ही आपको काम देगा। मैं अपने पर्सनली आपको ये टिप्स दे रहा हूं आपको, और आपको भी लगा कि सही ही है। ये क्लीनलीनेस, साफ सफाई पर ध्यान देना है। जैसे आप जिस कमरा का इस्तेमाल करते हैं वहां का एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, जिस बेड पे आप सोने जाते हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, जो क्लॉथ्स वियर करते हैं वो भी साफ सुथरे होना चाहिए, प्रॉपर डेली आप नहाए धोए, हर एक चीज ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मेक श्योर कि आप ऐसे इलाके में नहीं रहते होंगे जहां पे कचरा फेंका जाता होगा, कूड़ा जाता होगा, है ना। तो कूड़ा कचरा वाले इलाकों से आपको दूर रहने की जरूरत है और एक सुरक्षित जगह पर रहिए, ठहरना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूं वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोइए, कब, खाने से पहले। और ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं खा रहे हैं तो भी हाथ धोने जाइए, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा। तो मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ वो कुछ नहीं, मारकर बस ये हो जाता है, कभी कोई ज्यादा इसमें भर लेते हैं तो, ठीक है ना। सो डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है। तब देखिए, हो सकता है तो आप एक माइक्रोबियल एजेंट सॉप का इस्तेमाल कीजिए, उससे जितना भी माइक्रोब्स आपके हैंड पर मौजूद है वो होगा क्या कि वो पूरे के पूरे क्लीन हो जाएगा, झड़ जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अच्छी बात है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान देना है। अब देखो, हाँ बताना ये चाहता था कि अब होता क्या है कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो कभी एक बार बार अपने फेस पे हाथ को ले जाएंगे, तो बार बार इस प्रकार से मूंछों को सहलाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि शायद आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं ऐसे एरिया में, वहां पे हाथ रखे, वहां पे बैक्टीरिया था, आपके हाथ में चला गया और आपने इस प्रकार से हाथ ले लिया ऐसे करने के लिए, दबंग दिखाने के लिए अपने आप को, तो वो आपने सांस लिया, शायद अंदर जा सकता है, तो इससे भी तो बीमारी फैल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। तो अब से ध्यान रखोगे ना इस चीज को, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, आप हमेशा से पका हुआ भोजन का ही इस्तेमाल कीजिए, ऐसा कोई भी भोजन का इस्तेमाल नहीं कीजिए जो पका हुआ नहीं हो, या फिर जल्दी में है जल्दी से खाना लगाओ, ऐसा नहीं करना है। और अपने जो भी आदमी को प्रेस मत कीजिए कि तुरंत बनाओ, ऐसे में कच्चा चीज ही होता है कि आपको दे सकता है गुस्सा में। तो आपको भोजन को बनाते समय टाइम देना, उसे अच्छे से पकने दीजिए, क्या जल्दी है ना, थोड़ा सा लेट ही सही लेकिन अच्छे से पक तो जाएगा, तब खाइए आप। अब कोई आदमी सोचा कि पकेगा तब, अब देखो आपने सब्जी लाया, अब उस सब्जी को बिना पकाया खा लिया, अब वो सॉइल से आया, मिट्टी से आया, अब उसमें शायद बैक्टीरिया वगैरह ये सब हो सकता है। अब उसने पका दिया, सारा बैक्टीरिया जो भी पैरासाइट्स था वो खत्म हो गया। तो सर खीरा लाए उसको भी पका के खा जाए कहा, अब उसको तो नहीं कर सकते, उसको तो धोई के खाएंगे भैया। तो ठीक है, कम से कम धो के तो खा रहे हो ना, कुछ लोग तो ऐसे ही खा जाता है, तो धो के खाओ, उसे अच्छे तरीके से धोइए, क्लीन वाटर से धोइए, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि कच्चा फूड का मैं विरोधी कर रहा हूं कि कच्चा फूड से सब्जियां जो है वो खाना ही नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद वो सब सिखाता है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि फूड जो है, भोजन वो है, वो पका कर कहीं खाइए ताकि सुरक्षित रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस, तो जो भी आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा है, टॉयलेट्स वगैरह ये सब, मल मूत्र मज्जा वगैरह ये सब आदि इत्यादि, तो उसे टॉयलेट्स लगता है तो टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, वॉशरूम का इस्तेमाल कीजिए। अब जहां मन तहां खुले में शौच वगैरह ये सब नहीं करना है, क्योंकि वहां से बीमारी फैलेगा। इसीलिए तो कहा गया था कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, जिसका एक मशहूर एक्टर प्रचार करता था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये नहीं, बाकी आप लोग तो सब जानते हैं, बचपन से मैं भी बहुत सुनता आ रहा हूँ। तो वो ऐसे ही नहीं डायलॉग मार दिया गया, उसके पीछे लॉजिक था, कारण था, तो ही आपको बताया गया, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ रहे हो ना चीजें, अच्छी बात है। तो
इसी चीज के बारे में है कि अच्छे तरीके से पानी दीजिए, उसमें फ्लश आउट कीजिए ताकि स्टे सेफ एंड जस्ट से नो टू द डिजीजेस। नेक्स्ट लिखा हूं वॉशिंग ऑल ईटेबल्स बिफोर कंज्यूमिंग। जितने तरह का चीजें हैं इस संसार में जिसे तुम खा सकते हो, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे भाई फल फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गया, जैसे खीरा, ककड़ी, सलाद, चुकंदर, ककम्बर आदि इत्यादि। देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइटम्स अवेलेबल इन आवर लोकल मार्केट्स। लोकल मार्केट में तो बहुत तरह की चीजें अवेलेबल है भाई। तो जो भी खाने लायक चीज है तो उसे क्या कीजिए, आप लाते हैं तो उसे अच्छे तरीके से धोइए, या फिर मार्केट में खा, अब कितने लोग को देखते हैं कि वहीं पे खड़ा खड़ा खा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, जरा सा बैठ जाओ, साइड में हो जाओ। अब रोड पे है सर, कैसे साइड में जाएगा, अरे कहीं शॉप के पास जाओ, ऐसा थोड़ी कि वो भगा देगा। या फिर ट्रैवलिंग के वक्त में खाना खा लिए बैठ करके बस के अंदर, लेकिन गैदरिंग प्लेस में आप बाहर आप खाना खा रहे हैं रोड पे, वहां पे तो डस्ट ही डस्ट रहेगा। अब उससे क्या मतलब आता है, कोई सेंस। फिर आप पढ़ा लिखे आदमी क्यों है भाई, अब वहीं फास्ट फूड खाना था सड़क पे जिसमें डस्ट आए, आपको चाहते हैं कि माइक्रोब्स आए हमारा अंदर, तो फिर नॉलेज का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं होता है ना। तो नॉलेजेबल पर्सन बनिए और इन सारी चीजों से दूर रहिए। अच्छे से सलाद वगैरह सबको फाइबर वाला फ्रूट्स को घर पे लाइए, उसे धोइए और फिर खाइए, रोड्स पे कहीं भी नहीं खा। इतने सारी चीजों को आप क्या कीजिए, इसे ध्यान में रखेगा, ठीक है ना, ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है। तो जो भी बताने लायक चीजें था इस एस्कैरियोसिस नाम का डिजीज में, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा, हर एक चीज को कवर कर लिया हूं। तो अब बातें करें कुछ नेक्स्ट डिजीज के बारे में, बट उससे पहले इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। जो आपने पढ़ाया उसको, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब नेक्स्ट हेलमिंथिस के कारण जो डिजीज होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे लिखा हूं इलिफेंटिया। इस डिजीज को मैं बोलता हूं और आपको ही बोलने के लिए सिखा रहा हूं, इसको बोलना है इलिफेंटिया नाम का बीमारी हो गया, लेकिन फिर से उसी तरीके का स्टाइल है। लेकिन मन में कैसे बोलेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रखें, तो आप बोलिएगा इलिफेंटिएसिस, ठीक है। या फिर इसी डिजीज को कहते हैं फाइलेरिया या फिर फाइलेरिएसिस, ठीक है। शॉर्ट में फाइलेरिया और इलिफेंटिया, समझ गया ना, और यही बोलना ही चाहिए, लेकिन मन में याद करने के लिए बताया था ना ट्रिक, अच्छी बात है। अब देखो यह भी एक हेलमिंथ्स के कारण ही होता है। अब इसके बारे में कॉज बताता हूं सबसे पहले कि कैसे ये हो गया ये डिजीज। लिखा हूं कि इट इज कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म्स। यह जो इलिफेंटिया नाम का एक बीमारी है, एक फाइलेरियल वर्म्स के चलते होता है, ठीक है। और फाइलेरिया का मतलब होता है थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, पतला धागे की लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो ये वर्म्स दिखता है, ठीक है। दैट इज कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म्स के चलते हुआ, और उसका नाम क्या है तो मैंने यहाँ पे लिखा है बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। नाम याद रहेगा ना, तो नाम को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। या फिर और इसी को बोल सकते हैं डब्लू माइलेई। डब्लू माइलेई वही हुआ बुचेरेरिया माइलेई, इसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। एक ही चीज समझिए आप, विच आर ओनली 2 to 4 इंचेस लॉन्ग। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो कितना इंचेस लंबा है, तो ओनली 2 से 4 इंच ही लंबा होता है। एंड लाइफ इन द लिम्फेटिक ग्लैंड्स, जो कि कहां इसका रहना हुआ जी, तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स में यह रहता है। समझते हो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स नहीं समझ पा रहा है, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं आने वाला टॉपिक्स में, बट कोई बात नहीं, आपके मन में वैसे नहीं कीजिए, ठीक है ना, शांत हो जाओ, जरा सा भी साउंड नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स को अभी समझना चाहते हैं, तो वैसा कोई हमारा बॉडी का पार्ट्स जहां पे इम्यून सिस्टम वगैरह से बना, जैसे बोन मैरो। बोन मैरो का नाम सुने हो ना, हाँ सर कई बार सुने और इसके बारे में जानना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो वहां पे भी इम्यून सिस्टम वगैरह ये सब हमारा होता है, तो दैट इज द, वैसे को ही लिम्फेटिक ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना लिखा हूं कि दिस डिजीजेस हैज बीन नोन सिंस 6th century AD इन इंडिया। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से टेक आउट कीजिए और अंडरलाइन कीजिए। क्यों भाई, क्योंकि सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से पूछेगा, ठीक है ना।
या एम्स में जो बैठोगे या फिर जो भी तैयारी कर रहे हो नीट वगैरह इस सब के लिए, तो इस चीज को आप गौर कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो डिजीज है इन्फेंटिया नाम का बीमारी, इसको कब से हम लोग जानते हैं? तो बताया कि 6th सेंचुरी, यानी कि 6ठी शताब्दी से ही जानते आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना, अच्छी बात है। अब नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब इसका इन्फेक्शन का मोड क्या है, ये हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, इसको कैसे, क्या लक्षण होगा जिसके चलते कह दें कि इन्फेंटिया नाम का डिजीज हो गया है। मोड ऑफ इन्फेक्शन से नहीं पता चलेगा, वो सिम्टम से पता चलेंगे। अभी बता रहा हूं कि कैसे यह स्प्रेड कर जाएगा और आप इससे कैसे बचेंगे। बेसिकली मैं आपसे कहूं तो एक ट्रिक में आपको समझना चाहिए कि अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन जान लिया कि कैसे फैल सकता है, तो मतलब आप ये भी सीख गए हैं कि कैसे बच सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि किसी चीज का कारण पता चल जाए तो निवारण भी पता चल ही जाता है। तो उसी तरीके से मैं बोला, द फाइलेरियल worms यूजुअली इन्फेक्ट द lymphatic vessels of lower limbs and the disease is called elephantiasis और filariasis। जो ये फाइलेरियल बॉर्म हुआ जिसके कारण इल्फेंटिया हुआ, वो ज्यादातर लोअर लिम्स को, लिम्फेटिक वेसल जो है उसको इफेक्ट करता है। लेकिन लोअर लिम्स यानी कि जो पैरों का होता है, हाथ हो गया चाहे पैर हो गया, तो बेसिकली पैर ही, दैट इज द लोअर लिम्स, तो इसी को इन्फेक्ट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स कहने का अर्थ हुआ जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, अरे मत करो, तो जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, ठीक है, तो उसी लिम्फेटिक वेसल्स भी होता है ना, वेसल्स, वेस्कुलर टिश्यूज वगैरह ये सब, तो उसी में ये जाता है बॉर्म्स और स्टेजेस बाय स्टेज मैच्योर करता है और फिर फाइनली जो है वो बढ़ जाता है उसका संख्या, और अच्छे तरीके से जब मैच्योर हो जाता है तो अपना सिम्टम्स जो है वो निकल करके बाहर आता है। इसमें टाइम लगता है कई महीना, ठीक है ना, एक दिन का नहीं है कि एक दिन में रिकॉग्नाइज हो सकता है। समझ गए? अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि द पैथोजेन इज ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। यहां से इस चीज पे गौर कीजिएगा, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पैथोजेन है वो ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन, पैथोजेन ये जी फाइलेरियल बॉर्म्स विचेरेरिया ब्रैंक्रोप्टी, ये भी एक पैथोजेन ही है। ये ट्रांसफर कैसे हो गया? तो एक मॉस्किटो का नाम है क्यूलिक्स मॉस्किटो, अगर ये काटता है तो इसी के चलते ये होता है ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। यानी फिलिस नहीं है, ये क्यूलिक्स है, हाँ क्यूलिक्स है, नहीं जानते हो तो अभी से भी जानिए। तो इस मच्छर का नाम आप याद रखिए ताकि अगर आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में तो आप इजीली इसे बता सकते हैं। बता सकते हो ना? ठीक, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट बताना चाहता हूं, द फीमेल वर्म डिस्चार्जेस माइक्रोस्कोपिक लार्वा कॉल्ड माइक्रोफाइलेरियाई इनटू द लिम्फ एंड ब्लड। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसको काटने से ये मुझे इस तरह का डिजीज हो गया? इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हुए आपको बताता हूं। तो देखो, जब जैसे ही वो क्यूलिक्स नाम का मॉस्किटो काटता है मच्छर, तो वो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफाइलेरियाई जो है वो छोटा छोटा फाइलेरियल बॉर्म्स को हमारे इनसाइड द ब्लड में इंजेक्ट कर देता है और फाइनली वो ब्लड और लिम्फ में चला जाता है। ब्लड एंड लिम्फ 9th में पढ़ा हुआ कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है। तो यही सारी चीजें होता है, वो लिम्फ में चला गया और लिम्फ में जाने के बाद फिर कुछ और होता है। देखिए लिखा हूं, दिस लार्वा डू नॉट फर्दर डेवलप अनलेस सक्ड बाय फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटोस, that is they act as a vector and transmitted to a skin and from a skin vessel to lymph glands and mature। इसी चीज में जो भी बताना था वो बता दिया। अब देखिए मेरी बातों को सुनिए, मैंने आपसे कहा कि जब वो क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो आपको बाइट करता है,
बाइट क्यों किया? क्योंकि ब्लड को सक करना था। तो जब फर्स्ट बाइट किया तो आपके अंदर में फाइलेरियल वर्म्स को माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटा छोटा जो है वो आपके इनसाइड द बॉडी वो इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही वो इंजेक्ट कर दिया तो आपको ब्लड और लिम्फ में चला गया। अब क्या होगा कि अब वापस से उसी मस्कीटो आएगा, काटेगा, और मच्छर क्यों बाइट करता है? वो ब्लड को सक करने के लिए। अब जैसे ही वो ब्लड को सक किया तो उसके अंदर चला गया क्या? तो यही वो वर्म्स, वो लार्वा, और फिर जो फाइनली है वो स्टेज बाय स्टेज उसी मच्छर के अंदर में ग्रो करता है, बढ़ेगा, और फिर वही मच्छर वापस से आपको बाइट करेगा। तो फिर वो इंसेक्ट स्किन में जाएगा और फिर स्किन से ब्लड में, फिर ब्लड वेसल्स में, फिर इस तरीके से लिम्फेटिक ग्लैंड्स में वो चला जाता है जहां पे वो मैच्योर होता है। और यही कारण है कि वो लिम्फेटिक वेसल्स में जा करके वहां के एरिया को इन्फेक्ट करता है। और जहां भी ये जाता है इस तरीके का वर्म्स हमारे वेसल्स को इन्फेक्ट करने के लिए, वहां का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी कि फूल जाते हैं, सूजन हो जाता है, इल्फेंटिया यानी कि हाथी के जैसे ये पैर हो जाते हैं, इसीलिए इसको इल्फेंटिएसिस नाम का ये रोग कहते हैं। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, तो आप इसे नोट कीजिए ताकि इसी इल्फेंटिया नाम का बीमारी के बारे में आपको कुछ और भी आगे का जानकारी दे सके। चलो नोट कर लेगा, मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बताता हूं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसका क्या लक्षण है। अब इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। तो सिम्टम्स में हो जाएगा, पहला मैं लिखा हूं कि सिंगल इन्फेक्शन में नॉट बी डेंजरस बट रिपीटेड इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ। अगर एक बार आपको इन्फेक्ट करता है ये वर्म्स तो उतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार आ जाता है तो अफेक्ट करेगा आपको बॉडी को। तो क्या करेगा? तो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ, लिम्फ का बहना ही रोकता है ये। ऑब्स्ट्रक्ट का हिंदी मीनिंग हुआ बाधा डालना, बाधा या फिर बाधक, तो वही होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वह स्टॉप कर देगा, लेकिन हाँ एक रुकावट के काम करेगा ये, ठीक है। दूसरा है कि इट कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे होते हैं उसको में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, कंट्रोलिंग क्षमता ही खो देता है। जैसे मान लीजिए सेल्स को पहले से पता है कि कितना ग्रो करना है, कितना मैच्योर होना है, लेकिन जैसे ही ये वर्म्स अफेक्ट किया हमारे बॉडी को तो वो कंट्रोलिंग पावर जो है वो कितना डिवाइड करके ग्रो करना है वो ही खो देता है, और एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा हो जाता है और स्वेलिंग यानी कि फूल जाता है फिर फाइनली। समझ गए? नेक्स्ट बताया हूं कि इट आल्सो कॉजेस इनलार्जमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट्स। कुछ सर्टेन पार्ट्स में फूल गया, क्यों भाई? क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ हो गया, सूजन आ गया। यहां पे दो तरह की बात है मैं बता रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सूजन हो गया, या फिर मैं बताया फिर कि इनलार्जमेंट हो गया यानी कि बड़ा हो गया। जैसे ये फिंगर है, ये फिंगर लमार करके इतना बड़ा हो जाए तो ये अलग बात है, और ये फिंगर सूज गया ये अलग बात है। हाँ सर आप समझ गए, अच्छी बात है। तो कभी कभी जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो बड़ा भी हो जाता है। कभी कभी देखे होगा, इधर उधर देखने के लिए आपको मिलता होगा, कहीं से स्क्रॉल करते हुए, चाहे जो भी हो, कहीं वीडियोस ही किसी चीज का यूट्यूब पर ही आ गया, चाहे न्यूज वगैरह इस सब में कहीं देखने का आपको शायद मौका मिला होगा, है ना। तो इन्हीं सारी डिजीज के कारण होता है। ये इसका सिम्टम्स है, ये लक्षण है इलिफेंटिया का, ठीक है। तो क्यूर एंड प्रिवेंशन, इसको ठीक होने का क्या बात है भाई? तो बताया है कि द ड्रग्स लाइक मिथाइल कार्बोमाइजिन डिस्ट्रॉयज द माइक्रोफाइलेरियाई टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर इन्फेक्शन। देखिए कंप्लीटली क्यूर होने का तो ये दवाई नहीं है, लेकिन हाँ आगे का इन्फेक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ जाए उसके लिए ये मिथाइल कार्बोमाइजिन नाम का एक टैबलेट्स मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। और कंप्लीटली नाश तो भाई डॉक्टर लोग बताएंगे। एनीहाउ, इरेडिकेशन ऑफ द क्यूलिक्स स्पीशीज ऑफ मस्क्यूटोस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए जो क्यूलिक्स मस्क्यूटो है जिसके कारण ये इल्फेंटिया हो रहा है काटने से, तो उसी मस्क्यूटो को ही नाश कर दे तो बच सकते हैं। जैसे कैसे मलेरिया के केस में उस मच्छर को मार रहे थे।
अब इस मच्छर के बाइट ना करें हमको, इससे बचने के लिए आपको जो उचित लगता है सो कीजिए। नेट का इस्तेमाल कीजिए, विंडोज के ऊपर नेट लगवाइए। तो ये इतनी सारी चीजें जो आप खुद से भी पॉइंट बना करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक डिजीज अगर आपको पता चल गया अच्छे से, तो दूसरा डिजीज का कुछ सिम्टम्स वगैरह है, या फिर प्रिवेंशन एंड क्योर मिला लिए। सिम्टम्स तो अलग अलग हो सकता है, बट प्रिवेंशन एंड क्योर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है। उसे मॉस्किटो से बचना है, तो आपको पता होगा ना कि आखिरकार काम कैसे किया जाए। नेट लगा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एक जो भी कहो जो आता हो केमिकल्स वगैरह इस सब का, जिसका स्मेल से वो मॉस्किटो जो है वो मर सकता है, तो इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। इसे नोट कीजिए, ताकि कुछ और बातें आपसे बता सकूं। जितना भी बताने लायक चीजें थी इन्फेंटिएसिस नाम के डिजीज के बारे में, हर एक चीज कवर कर दिया। अब वो खत्म ही हो गया है, अब कुछ और बच रहा है थोड़ा सा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब हेलमिंथ्स के कारण जितना तरह का डिजीज था वो मैंने डिस्कस कर दिया और आपको बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा, खत्म हो गया है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक आपका शुरू होता है, डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी। अब फंगस के कारण जो डिजीज होगा, अब इन्हीं सारे डिजीज को मैं आपको सिखाऊंगा, समझ गया ना। और हाँ, याद रखिए, ये जो पढ़ाने जा रहा हूं आपका एक नया डिजीज, तो लिखा हूं, एक मिनट बोलने से पहले, फॉलोइंग आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी, तो उसको मैं नाम दिया रिंगवॉर्म में। फंगी के कारण जो डिजीज होता है उसका नाम है रिंगवॉर्म। ऐसे पूछ सकता है कि रिंगवॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय डैश, तो फंगी के कारण होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, फंगल डिजीज है ये। या फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी, या फिर फंगल डिजीज, तो रिंगवॉर्म का नाम ले लीजिएगा। बट अब नाउ लिसन टू मी, यह एक लास्ट डिजीज पढ़ना है आपको, रिंगवॉर्म के बारे में जानना है, फिर खत्म हो जाएगा डिजीज के पोर्शन। और आगे चल के टॉपिक में शायद इस चैप्टर का लास्ट हो जाएगा, तो उसमें कुछ बड़े बड़े डिजीज को करूंगा, जैसे कैंसर हो गया, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना बताऊंगा, कि कैसे थेरेपी करना है, शायद एड्स होगा। तो इन्हीं कुछ ऐसे ही 2-3 हो सकता है, और ज़्यादा नहीं होगा। जो बड़ा डिजीज है उसको डिटेल में जानना है। बट नाउ अभी के टाइम जो मैं कह रहा हूँ कि जितना तरह का डिजीजेस था वो हर एक को मैंने टच कर लिया, तकरीबन कवर कर लिया 12th क्लास का पोर्शन। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा और नहीं बताया, आपको हर एक चीज बताया, समझ गए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो रिंगवॉर्म और भी कुछ बताता हूं। तो लिखा कि द फंगल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स। एक माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स यानी कि छोटा छोटा जो फंगस है उसके स्पोर्स से ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द, जब वो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, अपना जनरेशन को बढ़ाता है, जब वो ग्रोथ करता है, बड़ा होता रहता है, तो वही माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स जो है वो हमारे स्किन्स के ऊपर चिपक जाते हैं, और जिसी के चलते इस प्रकार का रिंगवॉर्म नाम का डिजीज हो सकता है। और अब बताता हूं कि रिंगवॉर्म के बारे में। अब यह एक नया डिजीज है, अब इसको रिंगवॉर्म को अच्छे तरीके से सबको पढ़ाता हूं, ठीक है। लिखा हूं कि रिंगवॉर्म इज ए कॉमन फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन है ये, इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज को याद रखिए कि रिंगवॉर्म जो है वो क्या है जी, तो एक फंगल इन्फेक्शन डिजीज है। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना, अच्छी बात है। It is called ringworm because of the ring shape that appear on the screen। मैंने आपको बताया कि यह रिंगवॉर्म नाम का डिजीज जो है, इसको रिंगवॉर्म बोले हैं, तो बोले क्यों, कुछ तो कारण होगा। ऑफ कोर्स है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है हमारे स्किन के ऊपर, वो एक रिंग शेप में, गोलाकार आकृति में, कुछ इस प्रकार से गोल के आकार में, गोल शेप लेकर के हमारे जो स्किन है उसको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको रिंग वॉर्म कहा, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो रिंग शेप में हो रहा है, समझ रहे हो ना, अच्छी बात है। तो इसको याद रखेगा। कोई पूछ सकता है कि रिंग वॉर्म का नाम पढ़ा, तो आपको बताना होगा, बता दोगे
ठीक है। नेक्स्ट बता रहा हूं कि कॉज, इसका क्या कॉज है। लिखा हूं कि मेनी फंगी बिलोंगिंग टू जेनस माइक्रोस्पोरम, ठीक है, और ट्राइकोफाइटन एंड इपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंगवर्म्स। जो कुछ फंगी है, फंगस है, वो बिलोंग करता है कौन सा जेनस से, तो 1, 2 एंड ये 3 वो जीनस से बिलोंग करता है फंगी ये, और इसी के चलते ये रिंगवर्म नाम का डिजीज होता है, ठीक है ना। तो कौन सा जीनस से बिलोंग करता है इसको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट बताना चाहता हूं कि मोड ऑफ इंफेक्शन, इसका इंफेक्शन का मोड क्या रहा है। तो लिखा हूं कि रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लॉथ्स और इवन कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। जो रिंगवर्म्स है वो होता कैसे है, तो शायद आप मिट्टी वाला काम करते हैं ना, मिट्टी में गए और वहां पे बॉडी पार्ट्स, जैसे मिट्टी में कहीं से जाएंगे सर, हम तो फ्लैट में रहते हैं। अरे जैसे सपोज दैट छोटे बच्चे हो तो कभी कभी शायद कबड्डी खेलने के लिए चले गए, फील्ड में चले गए दौड़ने के लिए, बैठ ही गए कहीं, तो शायद वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब छोटा बच्चे हो तो कहा जाता है कि मिट्टी में खेलने दो इसको, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना। अरे बिल्कुल करो स्ट्रॉन्ग, मैं कहाँ कहा कि नहीं करा, ऐसे ही होता भी है, बट मेक श्योर कि जो मिट्टी है ऐसे नहीं कि कहीं भी छोड़ दिए और कहीं भी चला गया, मेक श्योर कि वहां पे क्लीन हो, ऐसा नहीं कि वहां से नाला बहता हो, ऐसे नहीं कहीं भी छोड़ दिए, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखा कीजिए। और देखिए जो आप टॉवेल्स का इस्तेमाल करते हो वो गीला नहीं होना चाहिए, तौलिया वो सूखा होना चाहिए। जो भी क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, ऐसा नहीं कि लाओ पहन लिया जल्दी में, शरीर में सूख जाएगा, गर्मी के दिन है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इस चीज से भी बचना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ड्राई क्लॉथ्स पहनिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बारिश के से भीगा हुआ क्लॉथ्स है तो उसको धो और फिर उसको ग्रहण करो। आई मीन टू से दैट कि फिर से उसको पहनिए, तब पहनिए। ऐसा नहीं कि बारिश से भीग गया है और आप क्या कीजिए, उसको रख दीजिए और इसे सुखा के पहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे से क्लीन वाटर से उसको धोना चाहिए, ठीक है, और फिर जाकर के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। कुछ और बातें करता हूं तो इसे लिख लेगा, ताकि कुछ और इसी रिंगवर्म के बारे में आपसे चर्चा कर सकूं। इसे मिटा देते हैं। नाउ सिम्टम्स के बारे में आप सिखाता हूं, इसका क्या सिम्टम्स है, इसका क्या लक्षण है, अब इन्हीं लक्षणों के बारे में जानते हैं जी। तो लिखा हूं यहाँ पे, इट यूजुअली अफेक्ट्स द स्काल्प, ग्रोइन, स्किन एंड नेल्स। स्काल्प को हमारा ये इफेक्ट करता है, और ग्रोइन एरिया का अर्थ हुआ जांघ और एब्डोमिनल एरिया के बीच का जो पार्ट्स है, दैट इज द ग्रोइन एरिया, ठीक है ना। स्किन एंड नेल्स, स्किन में और नेल्स भी इन्फेक्ट करता है, और नेल से फिर आप कहीं इस प्रकार से खरोचेगा, फिर वो स्किन आपको खराब हो जाएगा। द अफेक्टेड एरिया अपीयर्स रेड, डिसकलर्ड एंड इज कवर्ड बाई ड्राई स्किन। तो जहां पे भी इंफेक्शन हुआ है वहां का जो एरिया है वो लाल कलर का हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा, यानी कि इसके जैसा नहीं रहेगा, और कवर्ड बाई ड्राई स्किन, एक सूखा पपड़ीदार स्किन के जैसा उसके ऊपर लेयर जैसा लगेगा, चढ़ गया है, वैसा अपीयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया हूं द इन्फेक्टेड एरिया इज इची एंड कॉजेज इरिटेशन। जहां पे भी वो रिंग हुआ है और इन्फेक्ट हो गया तो उस एरिया में इस प्रकार से इरिटेशन होगा, जलन होगा और खुजलाना शुरू कीजिएगा, समझ रहे हो ना, जिसे चुनचुनाना बोलते हो जी। फोर्थ में लिखा हूं कि द फंगस अटैक्स द एपिडर्मिस एंड प्रोड्यूसेस ए पैच ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू। जो फंगस है वो एपिडर्मिस को इन्फेक्ट करता है, यानी कि स्किन के ऊपरी वाली भाग सतह को इन्फेक्ट करेगा, और फिर क्या करता है, प्रोड्यूसेस ए पैच ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू, यानी कि दाने दाने इस प्रकार से आप देखिएगा तो गोल के आकार में इस तरीके से कहीं कहीं पे स्किन जो है वो क्या रहेगा जी, तो बाहर निकल के बाहर आया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आई होप कि तुम देख पा रहे हो। तो कुछ इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बना लेता है, जहाँ पे
उठा हुआ रहेगा, जो ये डॉट देख रहा है वो उठा हुआ है और जो बाकी का एरिया है वो दबा हुआ है, लेकिन सारे पार्ट्स जो है वो रेड जैसा ही अपीयर्ड होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। देखो क्यूर एंड प्रिवेंशन कैसे बचेगा, तो फंगिसाइड क्रीम और पाउडर जो है, फंगिसाइड क्रीम वगैरह सब आते हैं, पाउडर आते हैं, उस एरिया पे इस प्रकार से गोल जैसे लगा लीजिए और धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स द फंगस ग्रो एंड मेक इट थ्राइव। थ्राइव का मतलब हुआ फलाना फूलना, यानी कि बढ़ोतरी होना, उसका अमाउंट और बढ़ेगा। इन स्किन फोल्ड्स सच एज ग्रोइन एंड टोस, सच एज ग्रोइन एंड टोस, पैर की उंगलियां, टोस का मतलब हुआ पैर की उंगली, और ग्रोइन पार्ट्स जहां जांघ के बीच का जो पार्ट्स है दैट इज द ग्रोइन पार्ट्स। और ये ज्यादातर, तो इतनी सारी चीजों को क्लियर होता है। अब कोई आदमी सोचेगा कि धूप में चले जाते हैं पानी से धो लेंगे तो बार बार ठीक हो जाए, नहीं, जितना बार पानी डालेगा, जितना धूप में रखिएगा, उतना और ज्यादा वो बढ़ेगा, इन्फेक्शन कम नहीं होगा। तो इस चीज को गौर कीजिएगा। जो पीपल के पास एडुकेशन नॉलेज की कमी होता है, इसीलिए इतनी सारी गलतियां करता है और फिर कहता है कि दवाई लगा तो रहे, ठीक क्यों नहीं होता है, तब इसका ख्याल कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताता हूं। इतने सारे चीज तो नोट किया होगा, अब कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं जो टिप्स के रूप में इसे लीजिएगा। अब प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखिए। अब वो क्लीन में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जहां तक सोच सकते हो, जैसे में मान लीजिए कि जो भी आप क्लॉथ्स पहनते हैं, वो क्लॉथ्स जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छे तरीके से धोया हुआ होना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना, ऐसा नहीं कि गए पानी में धो के निकाल लिया, ऐसा थोड़ी होता है। और जो आपका नेल्स है जो बढ़ जाता है, उस नेल्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से कट कीजिए, काटिए। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हेयर कट करना है कि नहीं करना बाकी तुम जानो, नेल्स जो है वो कट होना चाहिए। और जो वाटर से आप नहाते हैं वो पानी क्लीन होना चाहिए। अब कुछ कुछ को देखते हैं कि ऐसे ही खाई में तैरने के लिए चला गया, बेवकूफ नींद करने लगते हैं। ठीक है, मैं मना नहीं करता, बाकी आपका जो मर्जी सो कीजिए, बट जब आप कहीं नहर में, तालाब में उतरे हो दोस्तों के साथ नहाने के लिए, तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि घर आकर के एक अच्छे फ्रेश वाटर से अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को क्लीन कीजिए, एक अच्छे सॉप का इस्तेमाल करके। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई व्यक्ति है वो डेली नहाता है, फिर भी वो क्लेम करने के लिए आएगा कि हम तो भाई डेली नहाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए कि शायद जो जिस टैंकर्स में, जिस टंकी में जो वाटर का वहां पे स्टोरेज हुआ है, वहां से क्या हो कि वो वाटर, वो शायद वो टंकी ही क्लीन नहीं हुआ। अब 4 साल 3 साल पे क्लीन ही नहीं होता है जी, तो वो तो वहां पे काई लग गया, अब फंगस वहां पे इन्फेक्ट कर गया। अब वो खराब पानी से तुम नहा रहा है, अब फिर कहते हो कि मैं स्वच्छ हूं, तो कैसे स्वच्छ होगा। तो वो टंकी जो है वो प्रॉपर 6 महीना पे, 4 महीना पे ही क्लीन होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब और भी कुछ सुनिए। अब जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप मार्केट से परचेज बाई करके लाते हैं, उसे अच्छे तरीके से वॉश किए फिर खाना खाए, है ना। अब खाना खाने से पहले हाथों को धोने चले गए, ठीक है, और खाना खाने के बाद भी धो लिए। हाँ, ऑफ कोर्स सॉप का इस्तेमाल कर सकते हो धोने के लिए, खाना खाने के बाद भी और पहले भी। ठीक है, तो याद रहेगा ना, इतने सारे चीज भूलोगे तो नहीं ना। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं भूलेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखना है, यानी कि पूर्ण रूप से क्लीन रहे, ये सब बीमारी नहीं होता है। ठीक है, अब जो आप क्लॉथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्लॉथ्स अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। जो भी टॉवल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कुछ कुछ का टॉवल्स जो है वो 2-2 हफ्ता तक नहीं धोता है, कि टॉवल है क्यों धोना, तो आप उसको धोइए, एक वीकली धोइए कम से कम। ठीक है, और डेली धोएगा तो हमको क्या, डेली धो लो। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो जितने तरह का डिजीज था वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया टर्निंग पॉइंट आएगा, उसमें और भी तरह तरह की चीजें कहेंगे, कुछ दूसरा टॉपिक आएगा, उसमें और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप एनसीईआरटी का बुक्स को पढ़ते हो, कहीं डाउट्स रहेगा तो जो भी आपके नजदीकी रिटेलर्स कैसे कहते हैं उससे संपर्क करिए, ठीक उसी तरीके से टीचर से कंसर्न कीजिए। बाकी तो मैं हूँ ही, अगर मैं मैसेजेस नहीं किया तो कोई तो रिप्लाई करेगा ही आपको, लेकिन आज आएगा, ठीक है ना।
तो बस आज के लेक्चर में मैं यहीं तक आपको छोड़ता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। तो तब तक के लिए बस ऐसा ही मुस्कुराते रहना एंड मेक पेशेंस। सो लव यू ऑल, टेक केयर।